नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। और बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो हिस्ट्री में आपको यही पढ़ना पड़ता है। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। बेसिकली आपको पढ़ना है इस समय मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। बहुत ही बारीकी के साथ मैं चर्चा कर रहा था। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब आपको पीडीएफ मिल भी चुकी होगी। बहरहाल इसका वीडियोस आपको नहीं मिला था तो वीडियोस आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 से लेकर के 1856 ईस्वी तक जो कंपनी का जो विस्तार रहा, क्षेत्रीय विस्तार रहा, उसने कैसे किया, कैसे फैलाव किया। जब प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद में फिर बक्सर का युद्ध हुआ, तो प्लासी की जो कमी थी प्लासी के युद्ध की, वो बक्सर ने पूरी कर दी। बक्सर के युद्ध में आप देखते हैं हार जाते हैं सब लोग। तो जब इंडिया के राजा शासक महाराज जो शासक होते हैं वो सब हार जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, जो इसका दबदबा होता है वो बढ़ने लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापारिक उद्देश्य से भारत में नहीं रह जाती है, बल्कि अब उसका उद्देश्य हो जाता है कि यहाँ पर राज किया जाए, यहाँ का अपनी सीमा को विस्तार किया जाए, ठीक है, बंगाल, बिहार और इन सभी से उठ करके और भी क्षेत्रों में कब्जा किया जाए। इस तरीके से जो कंपनी का मंतव्य था, कंपनी का उद्देश्य था, वो बदलने लगता है और वो मंशा अपना लेती है धीरे धीरे करके विस्तार करने की। वो कर्नाटक, मैसूर तक एक प्रकार से अपना विस्तार करने के लिए उद्यत होती है। ऐसे में आपको यूनिट नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूँ। ये थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ये। यूनिट नंबर 2 की अगर बात की, यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 2 चैप्टर संख्या 1 मैसूर का युद्ध जो हुआ। तमाम सारे मैसूर के युद्ध हुए हैं, उन मैसूर के युद्ध के बारे में पढ़ना। चूंकि मैसूर में भी आप देखते हैं जो शासक हुए हैं उनसे अंग्रेजों की झड़प होती रही है, तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, उन चीजों को आपको पढ़ना है। मैसूर वार्स 1767 से लेकर के 1799 ईस्वी तक का जो समय काल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समय काल है। इसमें क्षेत्रीय एक्सपेंशन हुआ और 1767 से 1799 तक तमाम सारे मैसूर युद्ध हुए। उन्हीं मैसूर युद्ध के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। इकाई संख्या आपका जो 2 है उसमें आपको पढ़ना यही, इसका नाम है टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी 1856 तक जो उसका जो फैलाव रहा, जो उस तरीके शासन किया उसने, उसके बारे में। क्योंकि 1857 ईस्वी में आप देखते हैं क्रांति होती है, और क्रांति होती 1757 ईस्वी में चूंकि हुआ था प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उसी के 100 साल के बाद में 1857 की क्रांति होती है। और यही बात विभिन्न विद्वानों ने कहा भी कि शताब्दी नहीं बोलते, भारत के लोग हर 100 वर्षों पर कुछ ना कुछ करते हैं, शताब्दी मनाते हैं, ये बोलते नहीं है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति बड़ा भीषण संग्राम हुआ, जिसमें भारतीय जो है उतना ज्यादा भारतीय को सफलता ना मिली, लेकिन फिर भी एक चिंगारी राष्ट्रवाद की लोगों के अंदर जली, एकता की चिंगारी जली, ठीक है। और फिर 1885 में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये सब चीजें आपको पता होंगी। तो मैसूर का जो युद्ध हुआ, इसका क्या भूमिका रही इसमें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, हुआ क्या क्या। सबसे पहले 1765 ईस्वी में क्या हुआ बाबू? 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि होती है और उसका महत्व इसमें होता है। क्योंकि 1765 में जब 1764 का जो बक्सर का युद्ध है वो भी समाप्त होता है, 1765 में संधि होती है। और कौन सी? इलाहाबाद की संधि, जिसमें भारतीय शासकों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में संधि होती है। इसका भी इम्पैक्ट पड़ा। 1764 के बक्सर युद्ध में जीत के बाद में 1765 में अंग्रेजों और मुगलों के बीच इलाहाबाद की संधि होती है। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व, दीवानी माने क्या होता है? टैक्स वसूलने का जिम्मा मिल जाता है। राजस्व वसूली का अधिकार जो है बंगाल पर, बिहार पर, उड़ीसा पर कौन वसूल करेगा? जो टैक्स होगा वो अंग्रेजी सरकार वसूल करेगी, अंग्रेजी कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वसूल करेगी, ठीक है। इससे कंपनी का रूप सिर्फ व्यापारिक नहीं रहा, व्यापारी वाला कंपनी नहीं बची, बल्कि शासक का हो गया। अब ये कर लेना शुरू कर देती है। अभी तक कंपनी केवल अपना माल बेचती थी, प्रॉफिट कमाती थी, यहाँ का माल ले जाकर के इंग्लैंड की मशीनों से बनाती थी, फिर वही चीज यहाँ पर आकर के गहरे दामों पर बेचती थी। इस तरीके से उसने सैनिक रखना स्टार्ट किया, किलेबंदी शुरू करी, ये सब शुरू कर दिया प्लासी बक्सर के युद्ध के पहले ही। लेकिन अब क्या हुआ, वो टैक्स भी लेने लगती है बक्सर के युद्ध के बाद में। 1765, चूंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। बक्सर का युद्ध समाप्त कब हुआ? 1765 में, चूंकि संधि होती है आपकी, कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। उसमें मुगलों के बीच में और इनके बीच में संधि होती है, और संधि के बाद में फिर पूरा दबदबा कायम हो जाता है इसका। और बिहार, उड़ीसा और बंगाल के इलाकों पर जो टैक्स मिलने लगता है वो कंपनी लेने लगती, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता है। अब यहाँ पर चीजें दूसरा समझे। 1765 और 1770 सत्ता का स्थिरीकरण यहाँ पर शुरू हो जाता है।
इसमें क्या हुआ 1765 के बाद में, चूंकि 1764 में युद्ध हो चुका है, अब भारत के राजा महाराजा थोड़ा कमजोर पड़ चुके हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने चंगुल को फैलाना प्रसार चाह रही है, वो बैठने की जगह उसको मिल चुकी है, अब वो लेटने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और यही चीज आपको दिखने लगेगा। कंपनी ने बंगाल में प्रशासनिक ढांचा जमाना शुरू कर दिया, बंगाल में अपना प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। मीर कासिम के स्थान पर इसने क्या किया, जो मीर कासिम शासक था उसके स्थान पर मीर जाफर, और फिर मीर जाफर के बाद में नजम उद्दौला या निजाम उद्दौला को नवाब बनाया जाता है। लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के पास ही थी, बस केवल कठपुतली के रूप में लोग काम कर रहे थे। भारतीय शासकों ने कंपनी को शुरू में व्यापारिक शक्ति माना कि ये पहले व्यापार करने के लिए आई है, कंपनी को प्रशासनिक तरीके से नहीं देखा, या एक ये हम पर कब्जा कर लेगी इस तरीके से लोगों ने नहीं ट्रीट किया। इन्होंने सोचा कि कंपनी है, ये कंपनी क्या ही कर लेगी, व्यापार ही करेगी, इससे ज्यादा क्या कर लेगी। लेकिन इसने सेना रखना शुरू किया, शासकों को हराया, और फिर उसके बाद में ये टैक्स भी वसूलने लगी। तब लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये हम पर शासन करने के लिए उद्भूत हो चुकी है। लेकिन असल में अंग्रेज धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदल रहे थे, ये व्यापारिक शक्ति को छोड़ करके ये प्रशासन पर, राजनीति पर कब्जा करना शुरू कर चुके थे। तीसरा कांड ये हुआ भैया कि 1770 ईस्वी का समय आता है, बंगाल का अकाल पड़ता है। ये जो हुआ डेट है जिसमें बंगाल में अकाल पड़ता है, और बंगाल में उस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज लोग टैक्स ले रहे थे, उसी में अकाल पड़ा था, भीषण नरसंहार हो रहा था। 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 जनसंख्या मर गई अकाल से, भूख प्यास से मर जाती है, ऐसा अकाल पड़ा 1770 में। उसके बाद में अंग्रेजों ने कर वसूली जारी रखी, इतना ज्यादा खेतों में कुछ उपज नहीं हुई, फिर भी टैक्स जनता को देना पड़ता था। जनता पर यह अत्याचार ही था और कुछ नहीं था। जनता जो 2 पैसे अपने खेतों से कमाती थी, वो पैसे भी ना मिले, और उन्होंने अपने को खो दिया। उनके जो अपने थे मरने शुरू हो गई, वो लोग मर गए। लेकिन अंग्रेजों ने टैक्स लेना बंद नहीं किया, वो लोग टैक्स लेते रहे, और यही कारण बनता है कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता गया, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। और यह घटना साबित करती है कि कंपनी के लिए मुनाफा जनता के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपना मुनाफे में, अपना टैक्स में पीछे नहीं हटती थी। जनता चाहे मरे और चाहे जिए, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। यही कारण था कि जनता इससे रुष्ट होती शुरू हो गई, और जनता एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे कंपनी से बहुत नाराज हो गई। कंपनी की महत्वाकांक्षा क्या थी? कंपनी की महत्वाकांक्षा ये थी, जैसे कि अगर देखा जाए तो प्लासी और बक्सर ने कंपनी को राजनीतिक दरवाजा खोल दिया था। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, कंपनी को लगने लगा कि भारत के शासकों को हराना बड़ा आसान है, क्योंकि इनके पास उन्नत किस्म की चीजें नहीं है, और हम तोप वगैरह मार करके इनको जीत लेंगे। इस तरीके से कंपनी का मनोबल बढ़ गया। कंपनी अब जो अभी बंगाल बिहार पर शासन करेगी, वो धीरे धीरे करके वो और तमाम इलाकों पर कब्जा करने के लिए सोचेगी। इसी में मारपीट होगी, झगड़ा होगा, तमाम सारा लड़ाइयां होंगी, वार्स होंगे। 1770 ईस्वी के बाद लक्ष्य स्पष्ट था कि ये लोग पूरे भारत पर कंट्रोल करना चाहते थे। अंग्रेज लोग या अंग्रेजी कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरे भारत पर अपना नियंत्रण यानी कि स्थापना करना चाहते थे कि पूरे भारत को अपने कब्जे में किया जाए और इस पर शासन किया जाए। साधन के पास क्या था? सैन्य विजय इनके पास थी, मिलिट्री कॉन्सेंट था, ठीक है, संधि करते थे, कूटनीति भी बहुत ज्यादा इनके पास थी, फूट डालो राज करो की नीति। एक राजा को मिला लेते थे, दूसरे राजा के विरोध करके उसी राजा को लड़वा देते थे। आपस में हमारी शक्ति कमजोर हो जाती थी, और ये लोग मौके का फायदा उठा करके जिस राजा का समर्थन करते थे उसको कठपुतली के रूप में रखते थे, और बाकी सारा मामला वही देखते थे। ठीक है, विलय की नीति भी थी, जिसमें क्या होता था, डलहौजी की हड़प की नीति हो गई, या फिर और चीजें। इसमें क्या था कि भाई जो राजा महाराजा होते थे उनसे तो भाई शरण ले लो, या तो फिर हमारे विलय हो जाओ, आप हमको टैक्स देते रहिएगा, विलय हो जाओ, हमारा कहना मानो। ये सब चीजें चल रही थी, ये सब चीजें हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ ही साथ में आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माने होता 1750 के बाद। ठीक है, 1750 के बाद उत्तरार्ध इसको कहते हैं। उत्तरार्ध मतलब कि इसके और बाद में आप देखें 1765 के बाद में इतिहास में निर्णायक मोड़ था। मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था, मराठा और अफगान जैसी क्षेत्रीय शक्तियां आपसी संघर्ष में उलझी हुई थी, और यही वह अवसर था जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। क्योंकि यहाँ पर मराठा मुगल सब आपस में और अफगान सब लड़ रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इसी का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने उठा। चुके अंग्रेजों सोचते थे कि भाई नहीं, सबको आपस में लड़वा दो, बाकी तो हम अपना खा ही लेंगे जो बचेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर लेकर के, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या करती, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से प्रथम
एलिजाबेथ प्रथम से क्या करती थी, चार्टर लेकर के भारत में आती 15 साल के व्यापार के लिए, भारत में व्यापार के लिए आई थी। परंतु 1757 से 1856 के बीच यह कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत की राजनीतिक स्वामिनी बन गई। एक साल में एक कंपनी ने पूरा जो है मतलब 100 सालों में पूरा शासन करना शुरू कर दिया। औद्योगिक कंपनी से एक राजनीतिक कंपनी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध होता है। 1856 में आप देखते हैं कि 1857 में क्रांति होती है इसके एक साल के बाद में, यानी लगभग 100 सालों का समय जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा इस कंपनी के लिए। इस विस्तार की विशेषताएं अगर देखें तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत बंगाल से हुई और अंत जो हुआ इसका इस व्यवस्था का पश्चिमी सीमा और दक्षिणी तक था। विभिन्न भारतीय शक्तियों से युद्ध हो रहा था, खास करके मैसूर का युद्ध हुआ, मराठाओं से युद्ध हुआ, सिखों से हुआ, अवध के नवाब से युद्ध हुआ। मैसूर, मराठा, सिख और अवध इन सभी राजाओं से अंग्रेजी सरकार ने युद्ध लड़ा और इस तरह की तमाम सारी चीजें, विशेष नीतियां भी बनाई गई। सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, युद्ध के साथ साथ धोखे से, संधि से, कूटनीति से किसी भी प्रकार से भारतीय शासकों को जो है हराते थे। तमाम प्रकार के तिकड़म लगा करके लोग अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया और भारत के प्रशासनिक मामलों को भी अपने में एकदम से इकट्ठा कर लिया। 1770 से 1856 के बीच यह विस्तार 3 बड़े चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण था भाई, देखिए पृष्ठभूमि में आपको समझा रहा था। पहली बात है दक्षिण और पश्चिम में मैसूर और मराठा शक्ति का दमन किया इन लोगों ने, अंग्रेजी शासकों ने। फिर उत्तर और उत्तर पश्चिम में सिख और अवध का विलय कर लिया, आपने भी मिला लिया अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद में आंतरिक राज्यों का समाप्त होना, कंपनी का पूर्ण राजनीतिक प्रभुत्व। ये 3 घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। मैसूर और मराठा को लेकर के जो चीजें हुई, इसमें मैसूर का युद्ध और मराठा का तो बड़ा फेमस है, ठीक है, जो तमाम सारे युद्ध हुए हैं वो चीजें ध्यान रखेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे मैसूर का युद्ध। हमको पढ़ना क्या था, मैसूर का युद्ध। अभी तक मैं आपको पृष्ठभूमि समझा रहा था कि मैसूर का युद्ध आखिर में कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इसके बारे में। अब आप समझे मैसूर का युद्ध, हेडिंग डालेंगे मैसूर का युद्ध। पृष्ठभूमि और युद्ध का क्रम अगर देखेंगे विस्तार से, देखिए प्रस्तावना, सबसे पहले प्रथम युद्ध मैसूर की अगर बात करें तो मैसूर दक्षिण भारत की एक शक्तिशाली रियासत थी उस समय, जिस पर हैदर अली नाम का एक शासक जो था शासन कर रहा था। हैदर अली की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र आता है टीपू सुल्तान, वो शासन करने लगता है। तो हैदर अली के बाद में उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है और शासन करने लगता है। ये था मैसूर का शासक, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था कि दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए, जिसके रास्ते में मैसूर सबसे बड़ी बाधा थी। अगर मैसूर पर कब्जा नहीं करता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसको कुछ हासिल ना हो पाता। इसीलिए मैसूर का सामना इसको करना पड़ा। मैसूर में एक कट्टर नेता बेसिकली जो युद्ध करने में प्रवीण था, हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन लोगों का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा। वही सामना जो हुआ वही मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं इसी को। 4 बड़े युद्ध इस समय लड़े गए, अंग्रेजों लड़े मैसूरों से, बेसिकली हैदर अली और टीपू सुल्तान से। पहला युद्ध था प्रथम मैसूर युद्ध, 1767 से 1769 तक 2 सालों तक चला युद्ध। दूसरा मैसूर युद्ध लड़ा गया 1780 से 1784 के बीच में। तीसरा युद्ध लड़ा गया बेटा 1790 से 1792 में, और चौथा युद्ध लड़ा गया 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है। इस तरीके से 2 मतलब की जो उसके पुत्र हैं, मतलब की जो हैदर अली उस लड़ता है और बाद के 2 उसका पुत्र लड़ता है। इस तरीके से युद्ध जो है वो प्रारंभ होता है। तो मैसूर जो युद्ध हुआ, मैसूर में खास करके हैदर अली, टीपू सुल्तान शामिल थे। हैदर अली पिताजी का नाम है, टीपू सुल्तान उसका पुत्र है। उसकी मृत्यु के बाद वो लड़ने शुरू कर देता है। टीपू सुल्तान जो था वो विदेशों से भी मदद लेने के लिए जाना जाता था। विदेशों से मदद आई नहीं थी, नहीं तो ये हरा देता, ठीक है। तो टीपू सुल्तान वह था। युद्ध से पहले की कहानी क्या है इसको थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करें, ताकि आप इसको समझे कि भाई युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों और निजाम के कमजोर होने से मैसूर एक उभरती शक्ति बन चुका था, क्योंकि आप देखते हैं कि वहां पर मराठा और निजाम आपस में संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में मैसूर एक सत्ता जो है सामने आई उभर कर, जिसका जो है सुल्तान था हैदर अली। हैदर अली ने सेना का आधुनिकीकरण किया और ये फ्रांसीसी तकनीक से हथियार बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में मौजूद थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन की जो कंपनी है वो और जो फ्रांस की कंपनी, ये भी आपस में लड़ा करते थे। ये नहीं कि भारत के ही राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, ये लोग भी आपस में लड़ते रहते थे हमेशा। फ्रांस और इंग्लैंड की कोई दुश्मनी छिपी नहीं किसी से, युद्ध होता रहता था, ठीक है। तो वही युद्ध वहां पर जो होता था तो ये फ्रांस से मदद लेता था। हैदर अली जो था
वो फ्रांसीसी पैटर्न पर सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। अंग्रेज चाहते थे कि दक्षिण भारत में उनका कोई प्रतिद्वंदी ना मतलब कि बन ना रहे, या प्रतिद्वंदी ना रह पाए कि उसको उसके अंग्रेजों के खिलाफ कोई आवाज उठा पाए। फ्रांसीसी भी अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए मैसूर का समर्थन दे रहे थे। फ्रांसीसी कंपनियां डायरेक्ट चुके लड़ करके सामना नहीं कर पाते थे इंग्लैंड का, चूंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी, मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया भी हुआ। और जो ये कंपनी थी, ये कौन सी कंपनी थी बेटा? ये आपकी सरकारी कंपनी थी। कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी थी और फ्रांस वाली सरकारी कंपनी थी। सरकारी काम थोड़ा सा लेट लपेट होता है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही पावरफुल कंपनी बन चुकी थी। तो जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये डायरेक्ट सामना नहीं करती थी, ये मैसूर का सहायता करती थी, यानी हैदर अली का सहायता कर रही थी ताकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगा पाए। ये सब चीज हो रहा था। तो युद्धों का क्रम क्या हुआ? पहला जो मैसूर युद्ध है इसको समझते हैं। इसी वजह से युद्ध होना शुरू हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी शक्ति का जो एक प्रकार समर्थन था हैदर अली को मिल चुका था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि दक्षिण भारत में हमारा कोई प्रतिद्वंदी ना बचे, हमको कोई इम्पोर्ट करने वाला ना रहे, एकदम मुक्त होकर के व्यापार करें। प्रथम मैसूर युद्ध इसी क्रम में होता है। 1767 से 1769 में 2 सालों तक युद्ध हुआ। इसका कारण क्या रहा समझते हैं। पहला कारण यह रहा इसका, अंग्रेजों ने निजाम और मराठाओं से संधि कर हैदर अली को घेरने की कोशिश की। क्या कर दिया? मराठा और निजाम से अंग्रेजों ने क्या कर दिया? संधि करने का प्रयास किया, और हैदर अली जो उस समय उभरती हुई सत्ता थी मैसूर की, उसको दबाने का काम किया। दक्षिणी भारत में व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए अंग्रेज और हैदर अली में बड़ी टक्कर हुई। उसी टक्कर को प्रथम विश्व मतलब कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। युद्ध का क्रम की अगर बात की जाए तो हैदर अली ने तेजी से कर्नाटक में घुसपैठ कर दी और मद्रास तक पहुंच गया हैदर अली, चीरते फाड़ते अंग्रेजों की सेना को परास्त करते हुए। अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा यहाँ पर, यानी अंग्रेज यहाँ से पीछे हट गए, अंग्रेज लोगों को शिकस्त मिली। परिणाम यह निकला इस युद्ध का, पहले मैसूर युद्ध का। पहला मैसूर युद्ध जो हुआ इसमें मद्रास की संधि होती है, दोनों पक्ष एक दूसरे के क्षेत्र को लौटाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा निर्णय लिया जाता है। अंग्रेजों को यहाँ पर जो है एक प्रतिष्ठा को उनके धक्का लगा, अंग्रेजों की दक्षिण में प्रतिष्ठा को धक्का लगा, और अंग्रेज लोग यहाँ से पता चल गया कि भाई हैदर अली काफी पावरफुल व्यक्ति है, इसको ऐसे नहीं मारा जा सकता। तो वो लोग एक प्रकार से कहे कि भाई संधि कर लेते हैं, भाई जो तुम्हारा राज्य तुम ले लो और जो हमारा राज्य वो हमको ही दे दो, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, ठीक है। माफी भी मांग करके अपना मामला निपटाते हैं। फिर उसके बाद में होता क्या भाई, संधि वो बोला कि संधि होती है, एक दूसरे से मैनेज कर लेते, बैठ कर बातचीत कर लेते, कहते भाई अब लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, बातचीत के माध्यम से चीजें हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। तो पहला जो मैसूर युद्ध हुआ है इसमें हैदर अली जो है वो जीत जाता है। मान लीजिए कि वो शिकस्त देता है किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेज लोग यहां से हार जाते हैं, समान के चले। फिर होता है दूसरा युद्ध, 1780 ईस्वी का समय आता है, द्वितीय मैसूर युद्ध। इसमें क्या होगा बाबू? दूसरे मैसूर युद्ध में क्या होता है? अंग्रेजों ने फ्रांसीसी समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे हैदर नाराज हो गया। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि फ्रांस के लोगों ने हैदर अली की सहायता करी थी, तो अंग्रेज लोग उससे रुष्ट हो गए थे, और हैदर अली की जिसने मदद करी थी जिन फ्रांसीसियों ने, उनके लिए दुर्व्यवहार किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि अंग्रेज लोगों ने, जो फ्रांस के लोग थे उनसे दुर्व्यवहार किया। फ्रांसीसियों ने कहा कि भाई देखिए हमने आपकी मदद करी थी, इसलिए ये लोग हमको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसे में हैदर अली फिर से जो है क्या हुआ, गुस्सा हो जाता है। और जब हैदर अली गुस्सा हो जाता है तो फ्रांसीसी लोग जो होते हैं बेटा, वो जाकर के फ्रांसीसी किससे शरण मांगते हैं? हैदर अली से कहते हैं भाई देखो जो संधि हुई थी, संधि के खिलाफ काम हो रहा है। तो इससे हैदर अली गुस्सा हो जाता है। फिर मद्रास की शर्तों का उल्लंघन इसको माना जाता है, और इस तरीके से फिर से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध का क्रम जो शुरू होता है, हैदर अली ने आरकोट पर कब्जा कर लिया। इतना सुनते ही अंग्रेजों को भारी नुकसान यहाँ पर पहुंचा दिया, अंग्रेजों लोग परास्त होने शुरू हो गए। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मृत्यु अचानक होती है, तो उसकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो है गद्दी पर बैठ जाता है। अंग्रेज लोग इनको शिकस्त नहीं दे पाए, फिर टीपू सुल्तान उसका लड़का गद्दी पर बैठता है। इनकी मृत्यु जब हो जाती है, इस युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। टीपू ने युद्ध जारी रखा, युद्ध को बंद नहीं किया। पिताजी की मृत्यु के बाद में भी युद्ध बंद नहीं किया। टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है और अंग्रेजों को कई जगह पर
अंग्रेजों पर कई जगह जीत दर्ज की, यानी अंग्रेजों को हराया कई जगहों पर। द्वितीय मैसूर युद्ध जो हुआ इसमें भी अंग्रेजों को शिकस्त मिली, अलग अलग जगहों पर अंग्रेजों को जो किला था उनको उन पर भेज दिया गया, उनको भगा दिया गया यहाँ से। परिणाम यह निकला द्वितीय मैसूर युद्ध का 1784 की मंगलोर की संधि करनी पड़ी अंग्रेजों को। दोनों पक्ष युद्ध से पहले की स्थिति पर लौटेंगे, ऐसा माना गया कि भाई युद्ध से पहले जो जो स्थिति थी, जहां जहां तक लोगों का कब्जा था वहीं पर रहेंगे, कोई एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। यह संधि अंग्रेजों के लिए शर्मनाक मानी गई, क्योंकि अंग्रेजों लोगों को फिर से जो है थूक के चाटना पड़ा, या फिर से जो उन्होंने किया था डर करके उनको फिर सरेंडर होना पड़ा, क्योंकि उन्हें बराबरी के आधार पर संधि करनी पड़ी यहाँ पर, यानी जितना उनको छोड़ना पड़ा सब कुछ। तो ऐसे में उनको धक्का फिर से लगा, पहले भी धक्का लगा था, दूसरे भी धक्का लगा, फिर तो अंग्रेज लोग के मन में ये बात खटक रही थी। फिर होता तीसरा मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध 1790 1792, 2 सालों तक। इसका कारण यह रहा कि भाई टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर यानी अंग्रेजों का सहयोगी राज्य पर हमला कर दिया। त्रावणकोर जो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था वो छिटपुट कुछ कर रहा होगा, ऐसे में क्या कर दिया, टीपू सुल्तान ने उस त्रावणकोर पर हमला कर दिया। और चूंकि त्रावणकोर पर हमला करने का मतलब सीधा अंग्रेजों पर हमला करना, चूंकि अंग्रेजों के संरक्षण में था। जैसे द्वितीय मैसूर युद्ध में जब फ्रांसीसियों पर एक प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के द्वारा, तो हैदर अली ने मदद करी थी। हैदर अली तुरंत नाराज हो गया था, युद्ध के लिए घोषणा कर दी थी। ऐसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मिर्ची लगती है जब ये एक प्रकार से त्रावणकोर पर कब्जा करता है। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिल गया और टीपू के खिलाफ मोर्चा बनाना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान को हराने के लिए निजाम और जो मराठा शक्ति थी इसके साथ मिलने का काम किया। युद्ध का क्रम कुछ इस तरीके से चला कि अंग्रेज सेनाएं जो थी वो बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम तक पहुंची। टीपू ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन गठबंधन सेना का दबाव बढ़ता गया, क्योंकि मराठा और निजाम भी आ चुके थे। मराठा और निजाम अपने यहाँ की कमजोरियों को जानते थे और उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा करके टीपू सुल्तान को हरा दिया गया। टीपू सुल्तान जो है इसमें बड़ा शिकस्त होता है। परिणाम में निकला कि 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इस संधि में बेटा टीपू को आधा राज्य अंग्रेजों को, मराठों और निजाम को देना पड़ा। ठीक है, चूंकि मराठा, निजाम और अंग्रेज 3 मिल चुके थे और इसको हरा दिया टीपू को। 3 करोड़ रुपए का मुआवजा और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भेजना पड़ा। किसको? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को इससे बड़ा झटका लगा। टीपू यहीं पर रुकता नहीं, टीपू को एक प्रकार से लगता है कि भाई हमारी बेइज्जती हो जाती है। 1799 का समय आता है, टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से मदद भी लेता है, फ्रांसीसियों से एक प्रकार से बोलता भी है भाई देखो बेइज्जती हमारी हुई है और हम इसको सहेंगे नहीं। फिर होता चौथा मैसूर का युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में। इसका कारण यह रहा कि टीपू ने फ्रांसीसियों से फिर से संपर्क बढ़ाया, फ्रांसीसियों से मिल गया, फ्रांसीसी कंपनी से मदद लेना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को डर था कि नेपोलियन जो बोनापार्ट है, चूंकि फ्रांस का उस समय शासक था, बड़ा प्रतापी शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसकी तुलना भारत के समुद्रगुप्त से की जाती है। समुद्रगुप्त जिसने कोई भी युद्ध हारा नहीं, ऐसे नेपोलियन भी कोई युद्ध हारा नहीं था, लेकिन ये वाटरलू के युद्ध में मारा गया था। नेपोलियन के मिस्र अभियान से फ्रांसीसी भारत में उतर सकते हैं और इस समय नेपोलियन मतलब फ्रांस उस समय बड़ा जो है पावरफुल कंट्री हुआ करता था। नेपोलियन से मदद भी इसका जो है हैदर मतलब टीपू सुल्तान ले रहा था। अंग्रेजों को बार बार ही डर सता रहा था। ऐसे में हुआ ये कि अंग्रेजों ने पूरी ताकत से श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया और 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से टीपू सुल्तान को मार दिया गया। टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होता है और फिर टीपू सुल्तान का राज्य अंग्रेज लोग ले लेते हैं। परिणाम ये इसका यह निकला कि मैसूर पर अंग्रेजों का पूर्ण कब्जा हो जाता है चौथे मैसूर युद्ध के बाद में। फाइनली 3 युद्धों के बाद में चौथा युद्ध जो है अंग्रेज लोग इस पर कब्जा कर लेते हैं। बोडियार वंश को गद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन असली शक्ति अंग्रेजों के पास ही रही, यानी कि बोडियार जो वंश था उस समय उसके किसी एक जो है नुमाइंदे को उस पर बैठा दिया गद्दी पर कि भाई आप इसका शासन करो, लेकिन जो शासन होगा निर्देश किसका रहेगा? अंग्रेजों का ही निर्देश पर पालन करना होगा। बस एक नाम मात्र के लिए कठपुतली के रूप में बैठा दिया गया भारतीय शासकों को। दक्षिण भारत में अंग्रेजों की सत्ता अब निर्विरोध हो गई। अब कोई जो है अंग्रेजों को टक्कर देने के लिए नहीं रहा, क्योंकि निजाम और मराठा पहले ही सरेंडर कर चुके थे। अब जो है अंग्रेजों को कोई टक्कर देने के लिए बचा ही नहीं। ठीक है, और अब दक्षिण भारत पर भी कब्जा अंग्रेजों का हो चुका था। हारा इसलिए चूंकि जो है फ्रांसीसियों की तरफ से मदद समय पर पहुंच नहीं पाई और ऐसे में टीपू सुल्तान मार दिया गया। तमाम सारी चीजें हुई। तो 4 मैसूर युद्ध आपने समझे। मैसूर युद्धों के क्या कारण थे, क्यों हुए? पहला कारण था आर्थिक कारण। दक्षिण भारत के मसाले और व्यापार पर नियंत्रण की चाह अंग्रेजों को भी थी, फ्रांसीसियों को भी थी, और जो वहां के राजा थे उनको भी थी।
फ्रांसीसी मैसूर गठबंधन से अंग्रेजों के व्यापारिक हितों को खतरा था, क्योंकि मसालों का व्यापार फ्रांसीसी कंपनी से कर रहा था टीपू सुल्तान हैदर अली, और ये व्यापार चाहता था अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही थी कि ये व्यापार हमारे साथ किया जाए, जबकि फ्रांसीसियों से बढ़िया संबंध था हैदर अली का भी, टीपू सुल्तान का भी। तो मसालों का व्यापार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहा था। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कि अगर फ्रांसीसी फिर से यहाँ पर दबदबा कायम कर लेगी तो फिर हमारा जो व्यापारिक दृष्टिकोण है, हमारी जो कंपनी का माल बिकता है वो नहीं बिकेगा और हमको बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए हैदर अली को रास्ते से हटाने के लिए ये युद्ध होना शुरू हो गया। दूसरी बात है राजनीतिक कारण। मैसूर की बढ़ती शक्ति अंग्रेजी प्रभुत्व के लिए चुनौती थी। अंग्रेज लोगों को खतरा महसूस हो रहा था कि कहीं फिर से जो है हमारा जो सत्ता जो हमने हासिल की है वो ये लोग पहले से छीन न ले हमसे। हैदर अली और टीपू का अंग्रेज विरोधी रुख जो था वो किसी से छुपा नहीं था, इसलिए अंग्रेजों को लगा कि भाई इनका दमन करना चाहिए और इस तरीके से उनके लिए एक रणनीति बनाई गई। सैन्य कारण भी रहा तमाम सारा युद्ध का। मैसूर की आधुनिक सेना और फ्रांसीसी सहायता से भी अंग्रेजों को हमेशा भय रहता था कि कहीं पे ऐसी टेक्नोलॉजिकल सेना इसके पास है, ये हमको हरा ना दे। अंग्रेजों की संख्या कम होने पर भी बेहतर सामरिक रणनीति अंग्रेजों के पास थी, और इस तरीके से कहीं ना कहीं पे अंग्रेज लोगों को हमेशा शंका बनाए रखती थी कहीं ये हमको हरा ना दे। पांचवी बात, मैसूर युद्धों का परिणाम क्या निकला? तो ये सब कारण रहा भैया। परिणाम क्या है? तत्कालिक परिणाम। 1799 में दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण हो सका, चूंकि हैदर अली की टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। फ्रांसीसी प्रभाव यहाँ पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि फ्रांस के लोग जो थे केवल मैसूर पर तभी आ सकते थे जब ये था क्या नाम है, टीपू सुल्तान और हैदर अली। अब अंग्रेजों का दबदबा हो जाता है, मराठा और ये सब जो निजाम जो है इधर उधर करके पूरा सिस्टम बैठा लेते हैं। राजनीतिक परिणाम, बेडियार वंश का पुनर्स्थापन किया गया, लेकिन कठपुतली शासन के रूप में लोग बैठे रहे। दक्षिण में कोई बड़ी शक्ति अंग्रेजों को चुनौती देने वाली अब नहीं बची थी इनके बाद में, ठीक है, मैसूर के बाद में। अभी मराठा वाले फिर निकलेंगे। मराठा लोग बहुत पावरफुल व्यक्ति थे, ठीक है। आर्थिक परिणाम, अंग्रेजों को दक्षिण भारत के व्यापार, कर और संसाधनों पर पूरा नियंत्रण मिल जाता है। सब कुछ इनके अंडर में आ जाता है अंग्रेजों के। मसालों का व्यापार हो, रेशम का व्यापार हो, हीरे का व्यापार हो, सब कुछ अब अंग्रेजों के हाथों में आ चुका। अंग्रेजी कंपनी को बड़ा लाभ हुआ इससे, ठीक है। अंग्रेजी कानून और प्रशासन पर का प्रसार हुआ इससे। पारंपरिक उद्योग में गिरावट और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ती चली गई, और इस तरीके से तमाम प्रकार के सामाजिक परिणाम भी निकले। निष्कर्ष क्या है इन युद्धों का? आप लिखिएगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मैसूर का युद्ध अंग्रेज भारतीय टकराव का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। इसमें आंग्ल और मैसूर का युद्ध बहुत बड़ा भयानक हुआ। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, जिसमें 3 में कहीं ना कहीं पे सफलता अंग्रेजों को ना मिल सकी, लेकिन चौथे में फाइनली इनको सफलता मिलती है जब निजाम और सब मिलकर के जो है इनके साथ हो जाते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने आखिरी सांस तक अंग्रेजों का विरोध किया और विरोध करते करते शहीद भी हो गए। इन युद्धों के बाद वीर गति को प्राप्त हो गए। इन युद्धों के बाद अंग्रेजों का दक्षिण भारत पर पूरा वर्चस्व हो जाता है, चाहे व्यापारिक मामला हो चाहे वो प्रशासनिक मामला हो, सब मामले में अंग्रेज लोग आधिपत्य कर लेते हैं। टीपू की वीरता आज भी दक्षिण भारत में स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक बनी हुई है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने काफी अच्छा काम किया, हैदर अली ने भी डट करके सामना किया, लेकिन अपने पिता से कहीं ना कहीं पे 2 कदम आगे था टीपू सुल्तान। बड़ा पावरफुल शासक था, खुद भी लड़ता था युद्ध में। ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और लिखित भी पीडीएफ मिल जाएगा, सब कुछ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। आपके लिए पीडीएफ नोट्स की व्यवस्था कर दी गई। हर एक यूनिट के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, सभी यूनिट्स की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाइव क्लास आपको मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, लेकिन आपको हर एक यूनिट की अलग अलग पीडीएफ मिलेगी। एक यूनिट में 4 चैप्टर 3 चैप्टर जो भी होंगे उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसमें आपको लिखा रहेगा, ये नोट्स जो भी पीछे आप देख रहे हैं ये सब नोट्स आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में है, अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। आपके पास एक QR कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। इसी 100 रुपए फीस जैसे आप जमा करेंगे आपके पास जो है आपको एक ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब तो यूट्यूब पर आपको मिलता ही रहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। पीडीएफ नोट्स के लिए बेसिकली ग्रुप है, और पीडीएफ नोट्स ऐसा आपका प्रत्येक यूनिट का, यानी कि
यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 8 तक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा विथ एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन भी है तो साथ में रहेंगे, और कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट आपके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के और लिखने वाले क्वेश्चंस के सब कुछ आपको मिल जाएंगे। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर यानी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, वही साल भर में सब कुछ मिलेगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका आप 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इसको, आप 4th सेमेस्टर में आपकी यूनिवर्सिटी में शामिल है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका किसी भी टाइप का शामिल है तो आप इससे जुड़ सकते हैं, आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़कर भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तुरंत समझ कर आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हमने तैयार किया आपके लिए आंग्ल मैसूर युद्ध से लेकर के, तो आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा परीक्षा में प्रश्न आता रहता है। यह युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था। मद्रास, हैदर अली, निजाम और मराठा कई पक्ष इसमें शामिल थे। अंत में मद्रास की संधि होती है 1799 में, सॉरी 1769 में, जिसमें युद्ध बंद करने का निर्णय लिया जाता है। ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ में लिखेंगे ताकि पीडीएफ जब आप पढ़ें तो वीडियोस देखने की कोई जरूरत आपको ना पड़े, यानी वीडियोस आप देखें या ना देखें, पीडीएफ आप जब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, इसी हिसाब से पीडीएफ तैयार किया गया है तो आपको तुरंत जुड़ जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, प्रथम मैसूर युद्ध का कारण क्या था, क्यों हुआ था? देखिए फ्रांसीसी प्रभाव का डर था, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि फ्रांस जो है यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित कर लेगा, क्योंकि फ्रांस के साथ व्यापार, मसालों का व्यापार हो या किसी भी चीज का व्यापार था वो बढ़ रहा था, और इससे अंग्रेजों को खतरा था कि भाई ये व्यापार अगर बढ़ता रहेगा तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फिर हम पर हावी हो जाएगी। हैदर अली ने फ्रांसीसी तकनीकी से अपनी सेना मजबूत कर ली थी। अंग्रेजों को डर था कि फ्रांसीसी उनके खिलाफ मजबूत होंगे। अंग्रेज हैदर अली की शक्ति सीमित करना चाहते थे, जिससे वो अंग्रेज का जो डर था वो खत्म रहे। लेकिन फ्रांसीसी और हैदर अली ने अंग्रेजों की एक ना सुनी और हमेशा विरोध करते रहे। प्रथम मैसूर युद्ध के अंत में कौन सी संधि हुई थी? प्रथम मैसूर युद्ध के अंत में मद्रास की संधि हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1769 में मद्रास की संधि हुई। दोनों पक्ष में क्या हुआ बेटा, इसमें दोनों पक्षों में युद्ध बंदी का निर्णय ले लिया। हैदर अली और अंग्रेजों ने एक दूसरे की मदद करने का वादा भी किया कि भाई एक दूसरे का मदद करेंगे, अब जो युद्ध नहीं करेंगे। द्वितीय मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ही हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 1780 1784 के बीच में हुआ। हैदर अली ने अंग्रेजों पर अचानक हमला किया। यह युद्ध मंगलोर संधि पर समाप्त हुआ था, ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्वितीय मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था बेटा? फ्रांसीसी हस्तक्षेप या मद्रास संधि का उल्लंघन। मद्रास संधि का उल्लंघन हुआ था, इस वजह से युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ए करेक्ट आंसर। 1769 की मद्रास की संधि में एक दूसरे की मदद का वादा किया गया था। जब मराठों ने हैदर पर हमला किया, अंग्रेजों ने मदद नहीं की, ठीक है। जब मराठों ने क्या किया, हैदर अली पर हमला किया, तो अंग्रेजों ने मदद नहीं की, क्योंकि अंग्रेजों ने वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मदद नहीं करते अंग्रेज लोग। ऐसे में हैदर अली नाराज होकर के युद्ध में उतर जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ भी मोर्चा खोल देता है। द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठ जाता है। इनकी मृत्यु जो हुई थी हैदर अली की, वो चेलमेडू में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। यह युद्ध अंत तक बिना निर्णायक जीत के चला, मतलब कि बिना निर्णायक जीत, कोई निर्णायक जीत नहीं हुई, संधि हो गई और फिर युद्ध समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न द्वितीय मैसूर युद्ध के अंत में कौन सी संधि हुई थी? तो हुई थी कौन सी संधि बेटा? तो हुई थी आपकी मैंगलोर की संधि, ठीक है। 1784 में हुई संधि। दोनों पक्षों में ने कब्जाई हुई जमीन को लौटा दिया, एक दूसरे को जितना कब्जा किए थे वो लौटा दिया, जो वास्तविक जमीन थी उसी पर लोग खुश थे। युद्ध से पहले की स्थिति बहाल की गई और इस तरह की चीजें संपन्न हुई। अगला है आपका, तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ? देखिए तृतीय मैसूर 1790 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध आपका लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यह युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ, चूंकि इसका पिता मर चुका था। अंग्रेजों को मराठा और निजाम की मदद मिली। युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि समाप्त हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न, तृतीय मैसूर युद्ध का कारण क्या बना? तृतीय, चूंकि टीपू सुल्तान का त्रावणकोर पर हमला करना ही तृतीय जो है मैसूर युद्ध का कारण बना, मैंने आपको बताया भी था। त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था और अंग्रेजों ने वादा किया था कि त्रावणकोर पर अगर कोई हमला करेगा तो उसका हम मदद करेंगे। टीपू ने उसकी किलेबंदी पर हमला कर दिया त्रावणकोर की, इससे अंग्रेजों को जो है एक झटका लगा और अंग्रेजों ने
टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध का मोर्चा छोड़ दिया। अंग्रेजों ने इसे युद्ध का कारण बनाया और इस तरीके से युद्ध करना शुरू कर दिया। 10वां प्रश्न आ चुका है भैया, श्रीरंगपट्टनम संधि 1792 के तहत टीपू को क्या करना पड़ा था? टीपू को आधा राज्य देना पड़ा था श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। ये आपसे करेक्ट आंसर होगा। टीपू ने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज मराठा निजाम ने दे दिया, चूंकि इसमें तीसरे में हार चुका था। कुछ 3 करोड़ का जुर्माना भी इसको देना पड़ा, मुआवजा देना पड़ा। 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास भेजा गया कि आप कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। चतुर्थ मैसूर युद्ध का कब हुआ था? ये हुआ था 1799 में, जिसमें हैदर अली मतलब कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच अंतिम युद्ध था, लॉर्ड बेली जली के समय में हुआ था। टीपू की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, चतुर्थ मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था फ्रांसीसी संपर्क जो था बढ़ रहा था। टीपू ने फ्रांसीसियों से संपर्क करके अंग्रेजों के खिलाफ योजना बनाई। नेपोलियन के साथ संभावित गठबंधन की खबर ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया और अंग्रेजों ने पहले ही हमला करके इसको निपटा दिया। ठीक है। चतुर्थ मैसूर युद्ध कहां पर हुआ था? चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। युद्ध टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में हुआ। अंग्रेजों ने शहर को घेर लिया और हमला किया। 4 मई 1799 को टीपू मारे गए और इस तरीके से अंग्रेज लोग जो है जीत जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न आ चुका, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहादुरी, रणनीति और युद्ध के कौशल के लिए मशहूर है ये। अंग्रेजों से आखिरी सांस तक लड़ता रहा, अपने राज्य की रक्षा के लिए जान भी दे दिया। ये था टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, चतुर्थ मैसूर युद्ध के बाद मैसूर किसके अधीन हो चुका था? मैसूर अब जो है बोडियार वंश के शासक उस पर शासन कर रहे थे, लेकिन वो कठपुतली के रूप में ही शासन कर रहे थे। सारा मामला कौन देख रहा था? अंग्रेज लोग देख रहे थे। अंग्रेजों ने पुराने बेडियार वंश को गद्दी पर बैठाया। एक बच्चे कृष्णराज बेडियार को राजा बनाया गया। अंग्रेजों ने परोक्ष रूप से शासन करना शुरू कर दिया, यानी कि डायरेक्ट नहीं, लेकिन हाँ शासन की बागडोर जरूर बेडियार वंश के शासकों के पास थी, लेकिन उसका जो मेन कमान था वो अंग्रेजों के पास ही था। किस गवर्नर जनरल ने के समय चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था? चतुर्थ जो युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके समय में? बेली जली, लॉर्ड बेली जली के समय में हुआ था। लॉर्ड बेली जली 1798 से 1805 तक रहा। उसके कार्यकाल में ही हुआ 1799 में ये युद्ध। उनका लक्ष्य दक्षिण में अंग्रेजी प्रभुत्व को बढ़ाना था, बेली जली का। टीपू के खिलाफ निर्णायक युद्ध भी लड़ने का इसका जो मंतव्य बिल्कुल था। अगला पर 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली का सहयोगी कौन था? हैदर अली का सहयोगी कौन थे? फ्रांसीसी ही थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। हैदर अली ने फ्रांसीसी तकनीक को अपनाई थी। फ्रांसीसी अफसरों को अपनी सेना में रखा था। अंग्रेजों को इससे बड़ा खतरा महसूस होता था कि फ्रांसीसी लोग जो थे सेम वैसी ट्रेनिंग पाते थे जैसे अंग्रेज लोग ट्रेनिंग पाते थे, जो कि वहीं के हैं, आसपास के। इसलिए अगला प्रश्न, प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को किसने हराया था? प्रथम मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हैदर अली ने हराया था। ठीक है। हैदर ने अंग्रेजों की सेना को मात दी, मद्रास को घेर लिया और अंग्रेजों को संधि करने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज लोग हार मान करके संधि कर लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से, तृतीय मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन सेनापति था? अंग्रेजों की तरफ से तृतीय युद्ध में मैसूर युद्ध में कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस जो था ये सेनापति था। लॉर्ड कार्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था। उन्होंने मराठा और निजाम के साथ गठबंधन किया और टीपू को हरा करके श्रीरंगपट्टनम की संधि करी और आधा राज्य जो है देना पड़ा। इसमें 3 लाख का जुर्माना भी देना पड़ा, 3 करोड़ का। अगला प्रश्न 20 नंबर, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारे गए, किले के दरवाजे पर तलवार हाथ में लेकर के लड़े। मरने के बाद भी मैसूर का शेर इसको कहा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान को। इस तरीके से आप लोगों ने ये चैप्टर को पढ़ लिया, यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर, जिसमें हमने आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि से लेकर के पूरा युद्ध आपको, चारों युद्ध के बारे में आपको बता दिया, इसमें क्या क्या हुआ। पहले में हैदर अली लड़ा और हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया। दूसरे में हैदर अली जो है बीच में मर जाता है 1782 में। 1784 में फिर संधि हो जाती है और उसके बाद फिर मामला बराबरी पर रहा। फिर तृतीय युद्ध आता है, उसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान लड़ता है। टीपू सुल्तान अकेले पड़ जाता है और उधर से 3 शासक हो जाते हैं, 3, क्योंकि निजाम और मराठा और अंग्रेज भी मिल जाते हैं। ऐसे में ये फिर हार जाता है टीपू सुल्तान और आधा राज देता है, 3 करोड़ रुपए भी देता है अंग्रेजों को। फिर उसके बाद में चौथा युद्ध होता है और उसमें टीपू सुल्तान हार जाता है, लड़ते लड़ते मृत्यु
प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से पूरा अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, 1799 में। अब अगला जो चैप्टर आएगा वो हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 में मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध। अब अंग्रेज लोग छोड़ने वाले थोड़ी है। अंग्रेज लोग जो है अब युद्ध किससे करेंगे? मराठाओं से भी अंग्रेजों का युद्ध होना शुरू हो चुका था। ठीक है, मराठा से भी युद्ध हुआ है, मैसूर से, चूंकि कभी ये लोग मदद करते हैं एक दूसरे, कभी एक दूसरे से युद्ध करते थे। इस तरीके से इनकी रणनीति आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।